नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। इंडिया 360 की शुरुआत हम उस आतंकी से करते हैं जिसका नाम है सैफुल्ला, जिसे लखनऊ के ठाकुरगंज में मार गिराया गया। हालांकि सैफुल्ला को लेकर अब एक नया विवाद पैदा हो गया है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी ने कहा है कि सैफुल्ला और आईएसआईएस के रिश्ते की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के तुरंत बाद यूपी एटीएस के आईजी असीम अरुण ने यह दावा किया था कि सैफुल्ला आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य है। विवाद और इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने भी यूपी पुलिस के कल के उस बयान से नाराजगी जाहिर की है जिसमें सैफुल्ला को जल्दबाजी में आईएसआईएस का आतंकी करार दे दिया गया था। तो लखनऊ में मुठभेड़ को लेकर पुलिस की थ्योरी जैसे थोड़ी सी अब फंस गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय जांच से पहले आतंकी संगठन का नाम बताने पर नाराज है। तो एक दिन पहले सैफुल्ला को आईएस का सदस्य बता रही पुलिस ने आज सबूतों पर ही हाथ खड़े कर दिए। आज के युग में आईएसआईएस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसी की सोच के कारण, इसी इन्फ्लुएंस में इनके द्वारा ये सब कार्य करने का विचार किया गया और इसको धीरे धीरे इन लोगों ने कार्य करना शुरू किया। आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है, जो खुरासान प्रोविंस का अपने आप को बताता है, उसका ये सक्रिय सदस्य है। सैफुल्ला पर इस पूरे विवाद के बीच एक बात तो तय है कि उसके इरादे हिंदुस्तान को जख्मी करने के थे। 11 घंटे के एनकाउंटर के बाद सैफुल्ला को लखनऊ में मार गिराया गया। हालांकि यूपी पुलिस ने आज उसको आईएसआईएस का आतंकी नहीं माना, लेकिन उसके कमरे से सिर्फ आतंकी सामान ही भारी मात्रा में बरामद किया गया है। भारत में भी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अपनी दहशत की नींव तैयार कर ली है। लखनऊ के ठाकुरगंज के इस मकान से मिली एक लाश और कमरे से मिले सामानों ने इसकी तस्दीक कर दी है। मोहम्मद सैफुल्ला को एटीएस और यूपी पुलिस के साझा ऑपरेशन में मार गिराया गया। जानकारी आई है कि सैफुल्ला आईएसआईएस और बगदादी से पूरी तरह प्रभावित था और आतंक के उसी राह पर चलकर हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की कोशिश कर रहा था। आज के युग में आईएसआईएस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें। सैफुल्ला के कमरे से बरामद सामान ही चौकन्ना होने के लिए काफी है। 8 हथियार, 600 कारतूस, 1.5 लाख की नई करेंसी, आईएसआईएस का आतंकी साहित्य, आईएसआईएस का झंडा, 3 पासपोर्ट और एक बाइक सैफुल्ला के कब्जे से मिले हैं। सुरक्षा एजेंसी ने भारत में आईएसआईएस के इस मॉड्यूल के 13 आतंकियों की पहचान की है। इन 13 आतंकियों में से 6 गिरफ्तार हैं, 6 फरार हैं और एक सैफुल्ला मारा गया है। यूपी पुलिस ने राहत की सांस ली है क्योंकि 27 मार्च को सैफुल्ला एंड टेरर कंपनी एक बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी। बेसिकली ये लोग लगातार जो सोशल मीडिया पर जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनको लगातार ये पढ़ते थे और उससे ये लोग गाइड होते थे, रेडिकलाइज्ड होते थे, इंडोक्ट्रिनेट होते थे। उनको इन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया और उसी राह पर ये लोग चलने लगे। आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के टेरर ग्रुप ने पहले भोपाल उज्जैन एक्सप्रेस में बम रखा। पुलिस को शक है कि बम ब्लास्ट में इस्तेमाल आईईडी को लखनऊ में तैयार किया गया था, जिसे फिर मध्य प्रदेश लाया गया। फिलहाल कानपुर और लखनऊ में खुरासान मॉड्यूल के फरार 6 आतंकियों की तलाश में छापेमारी जारी है। इस काम में अब एनआईए की टीम भी शामिल हो चुकी है। भले ही सैफुल्ला के एनकाउंटर से कई खौफनाक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हिंदुस्तान की पाक जमीन पर बगदादी के नापाक इरादे को पूरा करने के लिए उसकी एक फौज तैयार हो रही है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
सैफुल्लाह पर यह विवाद जरूर है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद एक ऐसी साजिश का भी खुलासा हुआ है जिसमें भारत के कई ठिकानों पर मौत बरसाने की प्लानिंग की गई थी। खासकर शिया धर्मस्थल आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर थे। लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर के बाद जो खुलासा हुआ है वो डरावना है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान के शिया धार्मिक स्थल खुरासान मॉड्यूल के निशाने पर थे। खासकर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के देवा शरीफ सूफी धर्मस्थल, लखनऊ के इमामबाड़ा, शिया जनाजा, शिया सामुदायिक आयोजनों में ISIS के भारतीय मॉड्यूल ने बम धमाके की योजना बनाई थी। मध्य प्रदेश से बरामद पाइप बम भी लिखा है इस्लामिक स्टेट यहां आ चुका है। अब तक की जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि उज्जैन ट्रेन में धमाका सिर्फ प्रयोग के लिहाज से किया गया था। आगे और बड़े धमाके की साजिश थी। कोशिश उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट की थी, लेकिन चुनावी मौसम में अतिरिक्त सुरक्षा ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। इस टेरर ऑपरेशन के बाद एक सबक तो सरकार को सीख ही लेना चाहिए कि आईसिस का खतरा अब 7 समुंदर पार नहीं बल्कि भारत की सरजमीं पर मुंह बाए खड़ा है और इसकी आगे अनदेखी करना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। खुलासा यह भी हुआ है कि उज्जैन बम धमाके के बाद इसमें शामिल आतंकियों ने सीरिया में अपने आकाओं को इसकी जानकारी तक दी थी। भारत में भी खुरासान मॉड्यूल अपने सदस्यों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रहते थे। दुनिया इससे मुकाबला कर रही है। जो अभी कल उज्जैन मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ था रेल का, और इनकाउंटर में जो आज लखनऊ की जो बात सामने आई है, ये दोनों के लिंक होने की बात साबित हो रही है। मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन सियासी रंग चढ़ने में देर नहीं लगा। कांग्रेस ने इसके लिए सरकार को दोषी कहा है। तैयारी अब संसद में इस मुद्दे को उठाने की है। ऐसा तो हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं जो देश के हित में चर्चा करने के लिए और पार्लियामेंट में लाने के लिए, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे हम वहाँ उठाने की कोशिश करेंगे और खासकर हम एक हमारे MPs की मीटिंग भी बुलाएंगे, उसमें डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल वक्त राजनीति का नहीं बल्कि एकजुटता का है। देश के सामने मौजूद नए खतरे से निपटने का है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। करीब 12 घंटे चले एनकाउंटर के बाद जब सैफुल्लाह को मार गिराया गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी मौत से उसके परिवार वाले भी गमजदा नहीं हैं। पिता और भाई दोनों ने ही एक सुर में कहा है, जो देश का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। जो देश हित पे काम ना करे, हम ऐसे बेटे को बेटा नहीं समझते। अच्छा, हमने इसीलिए उसकी लाश लेने तक नहीं कर। अफसोस उसके लिए किया जाता है जो वो बिल्कुल हम लोगों ने लाश का भी वो मना कर दिया कि नहीं हम लोग को चाहिए। देश को लहूलुहान करने की साजिश रखने वाले बेटे को पूरी तरह से नकार दिया है उसके पिता और भाई ने। कानपुर के जजमाऊ इलाके में रहने वाले सैफुल्लाह के परिवार को अपने उस बेटे को खोने का रत्ती भर भी गम नहीं है, जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ ISIS की आतंकी योजना को परवान चढ़ा रहा था। हम आपको बता दें कि एनकाउंटर के वक्त भी सैफुल्लाह के पिता सरताज और उसके भाई खालिद ने उसे भरसक समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनों की बातें भी सैफुल्लाह के दिमाग में भरे जहर को पानी न कर पाई। अब बेटा मारा गया तो पिता और भाई ने एक सुर में यही कहा, जो देश का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। लेकिन हम बहुत नाराज हैं, इतना नाराज हैं कि जो देश हित पे काम ना करे, हम ऐसे बेटे को बेटा नहीं समझते। अफसोस नहीं बल्कि समझिए कि वो हमने इसीलिए उसकी लाश लेने तक नहीं कर। अफसोस उसके लिए किया जाता है जो
वो हम लोगों ने तो यहाँ तक कि बिल्कुल हम लोगों ने लास्ट का भी हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम लोग को चाहिए। इसके कौन कौन दोस्त हैं यहाँ पे? जो देश का नहीं हो सका, हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहें। सैफुल्लाह की मौत के बाद ठाकुरगंज में उसका पड़ोसी महबूब अली भी सामने आया है। हालांकि उसे अपने आतंकी पड़ोसी की साजिश का जरा भी इल्म नहीं था। 3-4 लोग थे, एक या दो बार देखा उनको, 3-4 लोगों को जाते हुए। उसके बाद हमारी कभी मुलाकातें नहीं हुई। एक बार और देखा, 1-2 बार की निकले। अक्सर वो लोग कमरा अपना बंद रखते थे। हिंदुस्तान के उन तमाम युवाओं को सैफुल्लाह के पिता और भाई से सीख लेनी चाहिए, जो आतंक के अंधे और लुभावने मायाजाल में अपने परिवार और अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं। जन्नत तो दूर, अपनों का कंधा भी नसीब नहीं होगा। कानपुर से रंजय सिंह और लखनऊ से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। अकाउंट्स की पढ़ाई कर रहा था सैफुल्लाह, उसका परिवार चाहता था वो नौकरी तलाशे। अब उसको ब्रेन वॉश करके किसने भटकाया, इस परिवार को इस सवाल का जवाब कौन देगा। अब खबर अजमेर ब्लास्ट की। 10 साल पहले हुए अजमेर ब्लास्ट केस में एनआईए अदालत ने स्वामी असीमानंद समेत 5 आरोपियों को आज क्लीन चिट दे दी। 11 अक्टूबर 2007 में हुए अजमेर धमाके केस में स्वामी असीमानंद और इंद्रेश कुमार को बड़ी राहत मिली है। एनआईए कोर्ट ने 8 आरोपियों में से असीमानंद सहित 5 को बरी कर दिया है, जबकि 3 को दोषी करार दिया गया है, जिन्हें अदालत ने गुनहगार साबित किया है। उनके नाम हैं सुनील जोशी, भावेश और देवेंद्र गुप्ता। हालांकि सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। अजमेर ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान अब 16 मार्च को होगा। हम आपको ये भी बता दें कि असीमानंद को 2010 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि शुरुआत में असीमानंद ने अजमेर ब्लास्ट में शामिल होने का गुनाह कबूल किया था, लेकिन बाद में उसने पुलिस पर दबाव लगाने का आरोप लगाया था। को स्वामी असीमानंद, देवेंद्र, लोकेश शर्मा, मुकेश, चंद्रशेखर, मेहुल, इनको सबको बरी किया। 7 मुल्जिमान को बरी किया गया है। दो मुल्जिमान जो अभी ट्रायल फेस कर रहे थे उनको दोषी माना है। तीसरे मुल्जिम का जिसको दोषी माना उसकी पहले मृत्यु हो चुकी है। 11 अक्टूबर 2007 को अजमेर ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हुई थी और 20 लोग घायल हुए थे। इस मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। एनआईए 1 अप्रैल 2011 से इस मामले की जांच कर रही है। भले ही एनआईए कोर्ट ने 5 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन एक शक ये भी पैदा हो रहा है कि कहीं साबित दोषी किसी हिंदू टेरर मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में 40 सीटों पर आखिरी दौर में बम्पर वोटिंग हुई। 7वें चरण में करीब 60% वोट पड़े। 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहां की 23 सीटों पर बाजी मारी थी, लेकिन इस बार पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार करने से समीकरण बदल सकते हैं। फैसला 11 मार्च को होना है। आखिरी चरण, आखिरी शो और गजब का उत्साह। यूपी में लोकतंत्र के महापर्व में वोटर उमड़ पड़े। पोलिंग बूथ पर महापर्व का मेला लग गया। 121 साल की उम्र में भी लोकतंत्र के प्रति गजब का उमंग दिखा। देश के सबसे बुजुर्ग शख्स शिवानंद ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोट डाले। वाराणसी से लेकर जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर समेत 7 जिलों में वोटरों का उत्साह देखते ही बना। 7वें और आखिरी चरण में 40 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग के लिए पीएम मोदी ने भी अपील की। ट्वीट करके लोगों से वोट करने को कहा। उत्तर प्रदेश में आज आखिरी फेज का मतदान है। मेरी अपील है कि आप अपना कीमती वोट अवश्य दें। पहले मतदान फिर जलपान। आम लोगों के साथ पोलिंग बूथ पर वीवीआईपी का भी तांता लगा रहा। प्रत्याशियों से लेकर नेताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। सातवें चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। बीजेपी ने इस बार पूरा जोर लगा दिया है। पीएम मोदी ने 3 दिनों तक वाराणसी में डेरा डाल रखा था। 2012 का समीकरण को बदलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। साल 2012 के चुनाव में इन 40 सीटों में से 23 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीएसपी को 5, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और अन्य को 5 सीटें मिली। यूपी के रण का आखिरी शो खत्म हो गया, लेकिन जनता जनार्दन के फैसले से पर्दा उठना बाकी है।
11 मार्च को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर यूपी में किसका होगा राज तिलक। शिवपूजन झा, हिमांशु मिश्रा, बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। और 11 मार्च को सबसे बड़ी कवरेज यहां आज तक पर देखना मत भूलेगा। इंडिया 360 में अब बात मुंबई की, जिसको आखिरकार मेयर मिल ही गया। इस पद के लिए विश्वनाथ महादेश्वर का चुनाव आज हुआ। विश्वनाथ के पक्ष में 171 वोट पड़े। खास बात यह रही कि मेयर के लिए शिवसेना का बीजेपी ने समर्थन किया। हालांकि खास बात यह भी थी कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे नए मेयर को बधाई दे रहे थे, उस वक्त बीजेपी के कॉर्पोरेटर मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और उसी समय शिवसेना के पार्षद बाला साहेब का नारा भी लगा रहे थे। और हम आपको बता दें कि जाते जाते हम आपको बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने आज गुजरात में सोमनाथ मंदिर में शिव जी की पूजा की। गुजरात में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा इस दर्शन को काफी अहम माना जा रहा है। ब्राह्मण द्वारा पूजन कर्म अहम कारयिष्ये।